हेलो एवरीवन। क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे। इकोनॉमिक्स की बुक है। पहले 9 चैप्टर्स कवर करवा चुकी हूँ। बेसिकली टीआर जान से करवा रही हूँ मैं। चैप्टर 10 देखते हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो डायरेक्ट बनता है कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट अगर आप टर्म सुनो तो इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे आसपास जो कंडीशंस हैं जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, जो वाटर, एयर, लैंड, ये सब कुछ है। और जो इंटर रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का इन रिसोर्सेज के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है, डेफिनेशन आपको क्लियरली दिख रही होगी कि इन्वायरमेंट इज़ डिफाइंड एज अ टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसको याद कर लेना। अब देखो, हमारे आसपास जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लिविंग है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग है। तो जो वो लिविंग एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक, जैसे कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरीज। और हमारे आसपास जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन लिविंग है उनको हम कहते हैं एबायोटिक, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स एंड सनलाइट। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिग्निफिकेंस बता दो या फंक्शंस बता दो इन्वायरमेंट के। तो आप ये 4 पॉइंट्स उसमें लिख के आने हैं आपको। पहला पॉइंट है कि इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। अगर हम आसपास देखें तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, वुड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से ही मिलता है। ये सारे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। और रॉ मटेरियल्स को ही तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इन्वायरमेंट जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है फॉर प्रोडक्शन। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। लाइफ जो है वो कैसे सस्टेन रहती है? बिकॉज ऑफ सन, सॉइल, वाटर, एयर। ये सब कुछ नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। तो इन्वायरमेंट की वजह से ही लाइफ है अर्थ पे। इन्वायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे आसपास रिवर्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जो टेम्परेचर है काफ़ी बैलेंस टेम्परेचर, उसकी वजह से अर्थ पे लाइफ है। और जितना साफ़ इन्वायरमेंट होगा, जितना साफ़ वाटर आसपास होगा, उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी हमारी, राइट। इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। अब जो देश है या जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज़ होती है और वेस्ट भी जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। अब ये गार्बेज जो है वो जाता कहाँ है? ऑब्वियसली इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बन जाता है इन्वायरमेंट क्राइसिस से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट क्राइसिस की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको मैं 2 टर्म्स के मतलब समझाती हूँ। एक तो है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ इन्वायरमेंट। डेफिनेशन सुन लो। टीआर जान जो है बुक सामने खोल के बैठना पेंसिल के साथ, तब रीड करना। ऐसे सुनोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब डेफिनेशन जो है जो प्रॉपर बुक में दे रखी है, जस्ट राइट इट डाउन। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट refers to the state of balance between the rate at which natural resources are exploited and the rate at which these resources are regenerated। कहने का मतलब ये है कि रिसोर्सेज बन रहे हैं आपके 10 साल में, ख़त्म कर दिए आपने 1 साल में, तो वो हमारे लिए गलत चीज़ हो गई ना। बैलेंस होना चाहिए कि हम जो जिस रेट से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और जिस रेट से रिसोर्सेज जो हैं वो रीजनरेट होते हैं, इसके बीच में बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। वो क्या होता है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब वेस्ट अकरिंग ड्यू टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, जितना वेस्ट इन्वायरमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे कम वेस्ट जनरेट होना चाहिए ना। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो है कितना वेस्ट एब्जॉर्ब कर सकती है। अब अगर हमारा जो देश है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, रिसोर्सेज हम वेस्ट ना करें, तो कैसे होगा कि वेस्ट हम कम प्रोड्यूस करें? तो जनरेशन ऑफ वेस्ट जो है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए अच्छे इन्वायरमेंट की, कि जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी लेस देन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? अब हम इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेचर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही, तो पूरा इन्वायरमेंट वेस्ट से ही तो भर जाएगा, राइट। ठीक है, तो दोनों टर्म समझ में आ गई। ओके। अब डेफिनेशन सुनो ज़रा कि डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस की। जब आपकी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट चैलेंज होती है, यानी कि रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सटेंट बन जाएंगे इसकी वजह से,
मतलब क्या हो रहा है कि कैराइंग कैपेसिटी क्या है भाई, बैलेंस होना चाहिए बेसिकली आपका इन रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रेट एट विच दे आर एक्सप्लॉइटेड। अगर रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट ही करे जा रहे हो और वो रीजनरेट नहीं हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो जब कैराइंग कैपेसिटी चैलेंज होती है तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं। इवन जब इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है कि इन्वायरमेंट जो है उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, यानी कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है, तो भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहे हैं, राइट। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, ये सब कुछ क्या है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का ही तो एग्जाम्पल है, राइट। अब अगर हम कॉजेज़ देखें या रीज़न्स देखें कि भाई किस वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं, किस वजह से जो है कैरिंग कैपेसिटी में बैलेंस नहीं बन पाता, वेस्ट जो है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा जनरेट होता है। तो पहला कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो है डिमांड जो है नेचुरल रिसोर्सेज की वो बढ़ रही है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वहाँ पे उगा रहे हैं अपना वहाँ पे बेसिकली बना रहे हैं बिल्डिंग्स, राइट। तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस होते हैं। जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं वो पेड़ वो काटते, फ्यूल वुड यूज़ करते हैं। अर्बनाइजेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फिर एक रीज़न आ जाता है, राइट, कि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उससे। इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो भी एक सीरियस पॉल्यूटेंट है। फिर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, अगेन इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, राइट। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं, हर घर में 2-2 व्हीकल्स हैं, तो नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से। डिसरिगार्ड फॉर द सिविक नॉर्म्स, ये 7 पॉइंट लिखना है आपको अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू कि भाई कॉजेज़ क्या है इन्वायरमेंटल क्राइसिस के, तो मैंने आपको 7 के 7 पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है बेसिकली वो कॉन्सिक्वेंस है रैपिड अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और जो मैन्स डिसरिगार्ड है टू द सिविल नॉर्म्स, ठीक है। इसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस हो जाते हैं, राइट। सो ये कॉजेज़ समझ में आ गए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएंगे अर्थ से, जैसे कि सी एनिमल्स या वुड, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज आप देख सकते हो, ओके। एक कॉन्सेप्ट और आता है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन तो बेसिकली नहीं आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में, बट समझ लो थोड़ा सा क्या है, बिकॉज बुक में दे रखा तो समझा देती हूँ। वो है इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ अ सेक्रीफाइस मेड फॉर एंजॉइंग एन अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है, डेफिनेशन है, सेक्रीफाइस मेड फॉर एंजॉइंग एन अपॉर्चुनिटी। ये आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ाऊंगी मैं इसको वैसे, ठीक है। देखो मान लो आपके पास 2 ऑप्शंस है, चाय या कॉफ़ी, राइट। आपने जो है बोला गया आपको कि एक चीज़ चूज़ कर सकते हो बस, तो आपने कॉफ़ी चूज़ कर ली, चाय को सेक्रीफाइस कर दिया, राइट। समझ में आया आप कुछ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सेक्रीफाइस मेड फॉर एंजॉइंग एन अपॉर्चुनिटी। कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए आपने चाय को सेक्रीफाइस कर दिया। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 2 तरह की होती है, अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल। दोबारा बोल रही हूँ, बुक खोल के बैठना, ठीक है। अनअवॉइडेबल तब होती है, फॉर एग्जांपल देखो एक पीस ऑफ लैंड पे आपने वीट को ग्रो कर दिया इन प्लेस ऑफ राइस, ठीक है। तो अब दोनों तो इकट्ठे नहीं उगा सकते, तो आपने किसको ग्रो करा, वीट को, और सेक्रीफाइस क्या हो गया, राइस का आउटपुट। तो जो लॉस हुआ है इन द आउटपुट ऑफ राइस वो एक अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते थे, ठीक है। भाई एक ही लैंड है, उस पर एक ही तो क्रॉप फसल उगाओगे एक बारी में, तो वो अनअवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर एक आता है अवॉइडेबल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो
कोई एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे अच्छा सेटअप नहीं करा हुआ है, मतलब स्मोक जो है वो ज़्यादा निकल रहा है उस इंडस्ट्री से। चलो इंडस्ट्री छोड़ो, व्हीकल लो, एक व्हीकल का एग्जांपल लो, आपकी कोई कार है, उससे बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है। और क्यों निकल रहा है? बिकॉज उसकी आपने मेंटेनेंस नहीं करवाई, उसकी आपने सर्विस नहीं करवा रखी है। लेकिन अगर आपने सर्विस करवा ली तो जो वो स्मोक है वो निकलना बंद हो जाएगा, है ना। तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है? हाई। इसको आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों? रीजंस क्या हैं उसके? देखो, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो है उसकी वजह से पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ हमारे आसपास है, कुछ रिवर्स जो हैं वो सूख चुकी हैं, तो जब पानी है अब वो महंगा मिलेगा, एक इकोनॉमिक गुड बन चुका है पानी, तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से पानी जो है उसका दाम बढ़ गया, ठीक है। रिसोर्सेज, दूसरा पॉइंट सुनो, जब हम रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ रिसोर्सेज तो ख़त्म ही हो चुके हैं, रिसोर्सेज जो है हम उसकी इतनी वाइड स्प्रेड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि कुछ रिसोर्सेज तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करें? हमें नए रिसर्च करना पड़ेगा, नए रिसोर्सेज ढूंढने के लिए और रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसमें पैसा लगेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट सुनो, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो चुका है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉजेज बताए हैं मैंने आपको, 7 पॉइंट बताए थे, राइट। तो जो कॉस्ट है ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल वो बढ़ चुकी है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा आसपास है, राइट। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ उससे होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं, तो अब हेल्थ में आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट सुनो, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इतना ज़्यादा आसपास है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ रहा है इस सबको डील करने के लिए। तो ये सब कुछ ज़्यादा पैसा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस है इट हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं आएगा बट इसको आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली कहाँ पे? अपना आंसर राइटिंग में। अब बता देती हूँ मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंट, ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट राइज होता है ग्लोबल टेम्परेचर में। समझ रहे हो? मतलब राइज तो हो रहा है कंसिस्टेंट बट ग्रेजुअल होता है कि एक साल में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, बढ़ता रोज है बट जो एंड रिजल्ट होता है वो ग्रेजुअल होता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक साल में 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, नहीं। तो ग्रेजुअल लेकिन कंसिस्टेंट इंक्रीज है ग्लोबल टेम्परेचर में, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और होता क्यों है ये? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं आपकी, हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की या मीथेन की, इनकी वजह से जो है अर्थ जो है वो और ज़्यादा वार्म बनता जा रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो ये मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 31% से बढ़ चुकी है और 149% जो है उससे मीथेन बढ़ चुकी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से सिंस 1750 31% बढ़ चुकी है एनवायरनमेंट में, और मीथेन सिंस 1750 149% बढ़ चुकी है। रीजंस क्या है फॉर द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बर्निंग जो होती है, वहाँ से CO2, मीथेन और जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो एमिट होती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। कैटल प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ हो रहा है तो एनिमल वेस्ट इंक्रीज़ होगा, और एनिमल वेस्ट में क्या होती है? मीथेन होती है। अब कैटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो डिफॉरेस्टेशन भी होती है, क्योंकि उन कैटल्स को हम रखेंगे कहाँ? लैंड पे, तो फॉरेस्ट काटते भी हैं लोग इसकी वजह से, ठीक है। अब गर्म टेम्परेचर हो रहा है तो ऊपर पोलर रीजन में जो पोलर आइस है, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो जो सी लेवल है वो भी राइज हो रहा है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस जो है पूरा ही ख़राब होता जा रहा है। नेचुरल कैलामिटीज़ उसकी वजह से आती है, एक थ्रेट है ये ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन लाइफ पे। और जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो बेचारी डेवलप भी नहीं हुई है, दे आर द फर्स्ट एंड वर्स्ट सफरर्स, है ना। तो इस क्लाइमेट इशू को एड्रेस करने के लिए हमने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किया था जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में साइन किया था इसको इन द UN कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड इन क्योटो, जापान। इस एग्रीमेंट का फोकस ये था कि जो एमिशंस हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, जो इंडस्ट्रियल नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो करती हैं, उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल आ जाता है MCQs में।
अब बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन की। ओजोन डिप्लीशन बेसिकली है रिडक्शन इन ओजोन। ठीक है, जो ओजोन लेयर है एक प्रोटेक्टिव लेयर है आपकी अर्थ के एटमॉस्फेयर में। कौन सी लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। इसमें गड्ढा हो रखा है, राइट, ओजोन होल। तो ये किसकी वजह से होता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं आपके, क्लोराइन ब्रोमाइन कंपाउंड्स हैं जो कि आपके एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होते हैं। अब जब ओजोन लेयर जो कि हमें सन के यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है वही डिप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? सन की जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे आएंगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं अर्थ पे उनके लिए डेंजर है ये, राइट। तो मॉनेट्रल प्रोटोकॉल साइन हुआ था इसके रिगार्ड में। कि मॉनेट्रल प्रोटोकॉल है उसने बोला था कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उन पर बैन लगना चाहिए देश पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये था आपका ओजोन डिप्लीशन। अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट की क्या सिचुएशन है इंडिया में, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा यहाँ से, बट हाँ समझ लो आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगा। तो इंडिया जो है आपको सबको पता है कि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इंडो गंगेटिक प्लेन्स जो हैं आपका बेसिकली ये यूपी और आपका हरियाणा पंजाब वाला एरिया, वेस्टर्न यूपी बेसिकली, वहाँ पे फूड क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती हैं। डेक्कन प्लेटी पे आओगे तो वहाँ ब्लैक सॉइल है, कॉटन की कल्टीवेशन ज़्यादा होती है, फ्लोरा फ्योना की बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे है। बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, लेड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम, ये सारे जो हमारे पास रिजर्व्स हैं इन मिनरल्स के वो हैं देश में अच्छे खासे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया जो है। उसके अलावा अगर हम देखें 18% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। ठीक है, और एरिया हमारा वर्ल्ड का सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। तो प्रेशर का जो पॉपुलेशन है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। और 21.9% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से अंडर पॉवर्टी लाइन रहती है। भाई पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया देश का कम है, रिसोर्सेज थोड़े कम है इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन, तो पॉवर्टी के नीचे तो पॉवर्टी लाइन के नीचे तो रहेगी आपकी जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितनी है? वो 21.9% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, राइट। प्रोडक्शन और कंजम्पशन वेस्ट जनरेट हो रही है बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया में इन्वायरमेंटल क्राइसिस है और इन्वायरमेंटल क्राइसिस के 7 कॉजेज़ बता चुकी हूँ मैं आपको, राइट। 7 याद कर लेना वो। अब सुनो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन इंडिया में पीक पे हैं बिल्कुल, राइट। अब देखो एक ना पॉइंट यहाँ पे आता है वो आपको समझना पड़ेगा, पहले समझाती हूँ फिर देखते हैं आगे। वो है ओवर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। दोनों अलग अलग चीज़ें। देखो ओवर यूज़ क्या है कि आप फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी को आपको एक्सपैंड करना है, बढ़ानी है, तो आप रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो हाइयर रेट ऑफ ग्रोथ अचीव करने के लिए, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो एक्सेसिवली, वो होता है ओवर यूज़। मिस यूज़ ये होता है कि रिसोर्सेज जो है उनको आप गलत तरह से यूज़ कर रहे हो, या जहाँ वो यूज़ होने चाहिए थे वहाँ नहीं यूज़ कर रहे, कहीं और यूज़ कर रहे हो। और मिस यूज़ जनरली इट इज़ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। जैसे मैंने तुम्हें रूरल एरियाज़ का एग्जाम्पल दिया था, रूरल एरिया का, कि वहाँ पे जो लोग हैं वो वुड का यूज़ करते हैं एज अ हाउस होल्ड फ्यूल। तो उससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आ जाती है यहाँ से कि ओवर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या है विद एग्जाम्पल बता दो, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या है विद एग्जाम्पल बता दो। अब हम इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो है, ठीक है, सबको पता है। अब सुनो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता क्यों है इंडिया में, क्यों है? तो उसके 2 कारण हैं। पहला है पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। बुक खोल के बैठना, दोबारा बोल रही हूँ भाई, पॉवर्टी की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसको हम कहते हैं पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पेड़ काट रहे हैं गाँव में, वहाँ पे घर बनाने के लिए या लकड़ियों का यूज़ करने के लिए, ठीक है, पॉवर्टी की वजह से हो गया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। दूसरा केस होता है एफ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। भाई प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सपैंड कर रहे हो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक जो है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है।
ठीक है। एफ्लुएंस इंड्यूस यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सपैंड करने की वजह से, ग्रोथ को अचीव करने की वजह से। तो poverty induced environmental degradation generally it is because of misuse of resources, and affluence induced environmental degradation is because of expanding production activity, and this is because of overuse of minerals, overuse of your resources। ठीक है। अब प्रिंसिपल कंसर्न्स क्या हैं ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया? सबसे पहला तो है लैंड डिग्रेडेशन, फिर है एयर पोल्यूशन, फिर है वाटर पोल्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये 5 दिक्कत है, प्रिंसिपल कंसर्न्स है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इंडिया में। ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की बात करें तो क्यों है? एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से, पेड़ काटने की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, और फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, राइट। इनएडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, पुअर सॉइल हेल्थ, मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है ऑफ योर इरिगेशन सिस्टम। ठीक है। एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जिससे कि वाटर लेवल भी कम हो रहा है फिर। ठीक है। तो ये दिक्कत है, इसकी वजह से तो लैंड डिग्रेड हो रही है। आगे एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? जब पॉइजनस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड जो है आपके एटमॉस्फेयर में है। ठीक है। एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, सबको पता है, जो कि एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है लाइफ का। लेकिन पॉल्यूशन ऑफ एयर जो है वो, यानी कि पॉल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, राइट। तो अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड अगर आपकी एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन क्यों होता है? तो बेसिकली 2 कारणों की वजह से, कि भाई व्हीकल में से आपका सिस्टम निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका, है ना। इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो smoke emitted by the industries, particularly coal industries, and poisonous gases emitted by plastic and leather industries has led to an increase in the level of air pollution। ठीक है। तो उसके रिगार्ड में एक आपका ये सेटअप हो रखा है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। 17 कैटेगरीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, इसने जो है वो आइडेंटिफाई करी है 17 कैटेगरी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती है। अब एयर पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं, और ये सारे डेडली डिजीजेज हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की और मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर की। अब एयर की तरह वाटर भी एक एसेंशियल एलिमेंट है ह्यूमन लाइफ का, और उसका पोल्यूशन भी इक्वली सीरियस कंसीडर करा जाना चाहिए। कंटामिनेशन ऑफ वाटर है, पानी तो पी नहीं पाएंगे हम, और पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर लेड डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, डायरा, हेपेटाइटिस। अब पानी जो है वो क्यों आपका पोल्यूट होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, कि इंडस्ट्रीज ने जो है अनट्रीटेड वेस्ट जो है अपना बहा दिया नदियों में, राइट। डोमेस्टिक सीवेज की वजह से, एग्रीकल्चर रन ऑफ, थर्मल पावर हाउस जो है वो ऐश को पानी के साथ मिक्स करके नदियों में बहा रहे हैं। ठीक है। अब देखो, जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये सेटअप कर रखा है सरकार ने, ऐसे थोड़ी सरकार चुपचाप बैठ जाएगी। 1974 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया था टू एड्रेस बेसिकली एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को। ठीक है। उसके बाद स्टेट्स ने भी अपनी अपनी स्टेट के लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखे। जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं इंडिया में, ये मॉनिटर करती है कि क्वालिटी कैसा है वाटर का इन 125 रिवर्स अक्रॉस योर इंडिया। इसका काम यही है कि भैया इन्वेस्टिगेट करे, कलेक्ट करे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन, फिर बताए कि हम इसे कैसे डील कर सकते हैं, गाइडलाइंस बनाए इंडस्ट्रीज़ के लिए, राइट, टू कैरी आउट अवेयरनेस कैंपेन थ्रू द help of mass media, to carry out and sponsor research related to your कि भाई कैसे हम वाटर और एयर पोल्यूशन को कम करें। बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा जो है वो बताए लोगों को भी, आम जनता को भी। ठीक है। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की हम बात कर रहे हैं, राइट, कि प्रिंसिपल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, तो उसके हमको ये 5 पॉइंट पढ़ने थे। स्टार्टिंग के 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। एक इसमें आता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि भाई पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आ रहा है, कि पहले लैंड को एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, अब लैंड को किसी और जगह यूज़ कर रहे हैं, पेड़ काट के इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की वो खतरे में है। ऑब्वियस सिंपल सी बात है, पेड़ काट रहे हो तो दिक्कत तो होगी। ठीक है। फिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अनप्लान डेवलपमेंट है टाउनशिप की और अर्बनाइजेशन की, तो मैसिव प्रॉब्लम है वेस्ट मैनेजमेंट ही। देख ही सकते हो आप, दिल्ली जाते हो तो वो पहाड़ आपको दिखता ही होगा कूड़े का, राइट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दिक्कत है। अब देखो,
हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुई थी, चिपकू मूवमेंट, राइट। इट वॉज अ ड्राइव टू प्रिवेंट योर डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अपीकू मूवमेंट भी हुई थी कर्नाटका में, चिपकू मूवमेंट हुई थी हिमालयाज़ में। चिपकू और अपीकू का मीनिंग है हगिंग। चिपकू मूवमेंट बेसिकली हुई थी उत्तराखंड में 1973 में। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आ जाता है, दोबारा बोल रही हूँ, बुक लेके बैठना। अपीकू मूवमेंट जो हुई थी वो हुई थी कर्नाटका में 1983 में। चिपकू मूवमेंट से ही इंस्पायर्ड थी ये। सितंबर में ऑफ 1983 क्या होता है, जो विलेजर्स हैं इन द सलकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वो ट्रीज़ को हक कर लेते हैं अगर जब उन्हें काटने वाले आए होते हैं। तो विलेजर्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं स्टे इन द फॉरेस्ट अनलेस एंड अनटिल जो उसको ऑफिशियल्स आते हैं, उसको पेड़ को काटने वाले, वो चले ना जाते, ठीक है। तो इस मूवमेंट से जो विलेजर्स हैं उन्होंने 12,000 पेड़ बचाए थे। तो विद इन मंथ्स दिस मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू मेनी अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, ठीक है। तो वॉलंटियर्स जो थे अपीकू मूवमेंट के, वो चाहते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, वो बेसिकली गाइडलाइंस फॉलो करें कि भाई आप यहाँ के पेड़ नहीं काट सकते, क्योंकि ये गाइडलाइन सरकार ने दे रखी है कि जो लोकल पीपल शुड बी कंसल्टेड व्हेन ट्रीज़ आर मार्क्ड फॉर फेलिंग। जब ट्रीज़ को आप काट रहे हो तो लोकल लोगों से पूछो। और ट्रीज़ जो हैं विद इन 100 मीटर्स ऑफ अ वाटर सोर्स, और जो ट्रीज़ हैं ऑन द स्लोप ऑफ 30 डिग्रीज़ या उससे ऊपर वाली डिग्री पे जो ट्रीज़ हैं उनको आप नहीं काट सकते, ठीक है। तो ये रूल्स बेसिकली सरकार ने बना रखे हैं, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भाई डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट रेजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सबको पता होगी डेफिनेशन की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, कि भाई डेवलपमेंट करें हम जिससे कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो फुलफिल हो जाएं, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है वो उसकी एबिलिटी रिड्यूस ना हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार वो कहाँ आया था, यूनाइटेड नेशंस कमीशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, उसने ये बेसिकली दिया था, ठीक है। मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है वो ब्रुटलैंड कमीशन ने दी थी 1987 में। बुक खोल के बैठोगे तो दिख जाएगा। तो डेफिनेशन क्या थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। रिसेंट पास्ट में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हुआ है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वायरमेंट पे उसका कैसा असर पड़ रहा है, ठीक है। अब एक लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हो, डाइवर्स क्रॉप्स उग रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी तो कम हो रही है। अब एक्सेसिव माइनिंग हो रही है आयरन की, खूब माइनिंग हो रही है आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर की। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल खूब हो रहा है, उनका स्टॉक भी तो डिप्लीट हो रहा है। ये तो देखो, स्मोक और बाकी एमिशंस जो हैं फैक्ट्री से, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का वर्ल्ड में, उसकी वजह से हो रहा है ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन इतना ज़्यादा, राइट। इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हमारी तो हो ही रही है ख़राब, फ्यूचर जनरेशन की भी हम ख़राब कर रहे हैं, ओके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बेसिकली आती है, समझ में आ गया कि भाई इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विच फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि रिसोर्सेज को जो है वो हमें बचाना चाहिए, उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उसको रैशनली यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। पक्का समझ में आ गया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं ना ये भी एम करता है कि पॉवर्टी जो है वो कम करी जाए वर्ल्ड में, ठीक है। मिनिमाइज़ करा जाए रिसोर्स डिप्लेशन को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, कल्चरल डिसरप्शन को और सोशल इंस्टेबिलिटी को। देखो गूगल पे जाके सर्च करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, कितने हैं मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और उनको आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। डायरेक्ट तो सवाल नहीं आएगा, बुक में नहीं दे रखा, एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, ये देख लेना अगर करना हो तो सोच। आगे हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, या अचीवमेंट्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बेसिकली कैसे आप कर सकते हो। तो पहला तो ये है भाई, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस होना चाहिए, है ना, विंड एनर्जी पे फोकस होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। आपको पता होना चाहिए भाई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या थी, बायो कंपोस्ट यूज़ करो, बायो पेस्ट यूज़ करो, ठीक है, ये सब कुछ है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करो कि भाई इनपुट कम करना पड़े, आउटपुट ज़्यादा आए। इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करो, वेस्ट को अच्छे से मैनेज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी करो, है ना।
एलपीजी का यूज़ करो, गोबर गैस का यूज़ करो, उज्ज्वला योजना का एग्जाम्पल आप इस पर लिख सकते हो। यहाँ पे सीएनजी का यूज़ करो। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है डीटीसी, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो सीएनजी पे काम करता है। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हो कि भाई हरियाणा ने जो है सीएनजी बसेस फरीदाबाद में इंट्रोड्यूस करी है, राजस्थान ने जो है वो भी सीएनजी बसेस इंट्रोड्यूस करी हैं आपके जयपुर में। विंड पावर का यूज़ करो, विंड मिल्स वगैरह, सोलर पावर, सोलर एनर्जी वगैरह, मिनी हाइडल प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है माउंटेनियस रीजन में या साउथ के रीजन में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के आसपास, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें करो, है ना। और ट्रेडिशनल नॉलेज और प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम पता होना चाहिए कि भाई कैसे आप प्लांट्स को, ट्रीज़ को, लीव्स को, फ्रूट्स को, मिनरल्स को, हर्ब्स को यूज़ कर सकते हो एज हीलिंग प्रॉपर्टीज़, राइट। बायो कंपोस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। ओके, गवर्नमेंट भी करती है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू प्रमोट दीज ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग अंडर योर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको याद रख लो, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ने करा है ये, टू प्रमोट ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग। वर्मी कंपोस्टिंग करो। वर्मिंग कंपोस्टिंग क्या होती है? साइंस में पढ़ा होगा आपने 9th 10th में, कमेंट से मेरे को बताना। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो, बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करो। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड की जगह बायो पेस्ट कंट्रोल का यूज़ करो। मिक्स क्रॉपिंग करो, क्रॉप रोटेशन करो, राइट। उसकी वजह से जो पेस्ट अटैक है वो भी अपने आप नेचुरली मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर? सो दिस वॉज द चैप्टर। एंड देखो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपके साथ शेयर करा है ये क्या है, नोट्स ही तो है। इसी को तो मैंने आपको प्रॉपर तरह से एक्सप्लेन करा है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता देना, टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एंड दिस वाज ऑल। जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वो सुन लेना एक बार, फिर बुक जो है आपकी वो वर्ड टू वर्ड रीड कर लेना। आपकी आईडी में 110% अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे खासे क्या, पूरे ही आ जाएंगे। वीडियो देखे एक बार, वर्ड टू वर्ड आप देख लेना एनसीईआरटी को। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ टू स्कोर 100 on 100 इन इकोनॉमिक्स, वो वीडियो भी देख लेना, क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगी।